हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड पर हमने क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, क्लास 12th। आज इसी चैप्टर की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बट डोंट गेट कंफ्यूज, ये क्लास 10th का चैप्टर नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास 10th के अंदर भी अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था। तो अभी हम क्लास 12th के अंदर भी इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th का सिलेबस एज इट इज हम 12th में पढ़ ही रहे हैं, तो अभी तो आप इसके यूज टू हो गए होंगे। शुरू में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो एज इट इज सिलेबस क्लास 10th का हम क्लास 12th के अंदर हमारा उठ करके आ गया है, और उसको अब हमें इन डीप पढ़ना है। अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ करके ऑब्वियसली, ठीक है, काफी कुछ हमें नया सीखने को मिला। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास 10th के अंदर, क्योंकि हम चैप्टर को पढ़ के आए हैं तो हमारे बेसिक्स वहीं से ही बंद करके आए हैं साथ में, थोड़ा सा उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं, फिर अपना यहाँ पर आकर के इसको शुरू करेंगे। तो 10th क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक चैप्टर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम उस चैप्टर को पढ़ करके आए। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स थे, वो इफेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए, हालांकि इतने डीप में तो डिस्कस नहीं किए, बट थोड़ा थोड़ा हमने उनका ऊपर से देख लिया क्या था, इफेक्ट्स क्या थे वो भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट माने कि वो करंट जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया है किसने, चार्ज इन फ्लो। जब चार्जेस आपके फ्लो करते हैं तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पर स्टैटिक करंट की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या है इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट के, हमने 3 डिस्कस किए, एक बार देख लेते हैं। भाई अपने 3 इफेक्ट्स थे, क्या क्या थे, एक था अपना हीटिंग इफेक्ट, एक था अपना हीटिंग इफेक्ट, दूसरा था अपना मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट तो अपना चैप्टर भी है, इसको भी हम डिस्कस करने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो एक अपना हीटिंग इफेक्ट था, एक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट था, और तीसरा अपना कौन सा था, तो तीसरा थोड़ी देर के लिए मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए तीसरा इफेक्ट कौन सा था। लास्ट में फिर मैं इसको, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अपने 3 इफेक्ट्स हम वहां से पढ़ करके आए थे। ठीक है, चलिए कुछ ध्यान आया तो थोड़ा सा फिजिक्स से बात कर लिए, केमिस्ट्री के अंदर भी जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तीसरा इफेक्ट हमने केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा था, और वो क्या था, केमिकल इफेक्ट। हालांकि किसी भी इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट के अलावा किसी भी इफेक्ट को हम इतना इन डीप पढ़ करके नहीं आए। हम मैग्नेटिक इफेक्ट को हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना, बल्कि काफी कुछ पढ़ा था। चलिए, तो अभी हमें किसको डिस्कस करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट को। केमिकल इफेक्ट को हम 10th में डिस्कस करके आए थे, थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट डिस्कस किया था, वो अभी भी हम करेंगे। ठीक है, विद टाइम हम धीरे धीरे इसको भी करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा क्या है, अभी हमारा टारगेट है इस क्लास का। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी माने कि क्या, देखिए अभी आपने चैप्टर 1 12th के अंदर जब शुरू किया तो आप स्टैटिक करंट को पढ़ करके आए, लेकिन स्टैटिक करंट में कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया गया कि स्टैटिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोल देते हैं, क्या मतलब है उसका, कि जब आपके कंडक्टर के थ्रू चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, मतलब कि मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्टैटिक करंट के अंदर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि स्टैटिक करंट इज कैन नॉट डू दिस, स्टैटिक करंट के लिए पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबिलिटी। ये मैग्नेटिज्म जो ये इफेक्ट है, मैग्नेटिज्म ये है किस वजह से, ये इसी वजह से है, चार्जेस इन फ्लो। जब चार्जेस आपके फ्लो करते हैं उसी का रिजल्ट आपका मैग्नेटिज्म है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तो आपका स्टैटिक चार्जेस थे, स्टैटिक चार्जेस आपके वो चार्जेस जो कि फ्लो नहीं कर रहे थे। और अगर चार्जेस फ्लो ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैग्नेटिज्म का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैग्नेटिज्म क्या है, वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो प्रॉपर्टी है उन चार्जेस की जो कि फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसके जब मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं तो किस चीज का डिस्कशन करते हैं, स्टैटिक करंट का डिस्कशन नहीं करते। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि वो करंट जिसको कि कॉन्स्टिट्यूट किया है किसने, उन चार्जेस ने जो कि कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, मतलब कि वो रेस्ट में नहीं है।
टू बी वेरी क्लियर, देखिए जो चार्जेस रेस्ट में हैं उनका रिजल्ट नहीं हो सकता मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते फॉर श्योर। वही चार्जेस मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकते हैं, वही चार्जेस कंडक्टर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं। समझे? तो ये क्या है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। अब 10th क्लास के अंदर हमें क्या पता लगा कि हम क्या देखते थे वहां पर, देखिए आपको भी ध्यान आ जाएगा, इसको मैं रब करता हूं। हम वहां पर क्या देखते थे कि अपने पास में एक सर्किट हुआ करता था, ये अपने पास में एक सर्किट हुआ करता था कुछ इस तरह का, ठीक। इसके अंदर क्या है, एक सेल लगा होता था, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मान में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा देखिए यहां पर भी कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हम क्लास 12th में आ गए बट हमें बहुत छोटी छोटी सी कंफ्यूजन कई बार होती हैं और वो हमारी कभी भी क्लियर ही नहीं होती हैं। तो हमें उन डाउट्स को, उन कंफ्यूजन को हमेशा क्लियर करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उन कंफ्यूजन के साथ में हम टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्टीज जनरेट हो सकती है। तो क्या कंफ्यूजन आ जाती है, यहाँ पर भी सर्किट है, सर्किट के अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर जो करंट है, करंट इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड दोज चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को ही करंट इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्यों नहीं लेते हैं। देखिए क्या है कि हमारे पास में दो डायरेक्शंस है, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, बट दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। गेटिंग? और ये जो डायरेक्शन, मतलब कौन सी डायरेक्शन है की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका नेगेटिव से चल करके पॉजिटिव की तरफ हम डायरेक्शन लेते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम डायरेक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट जब कभी भी आप सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सर्किट के अंदर जो आप डायरेक्शन लेते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड दैट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो जब कभी भी आप एक सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सर्किट के अंदर जो आप डायरेक्शन लेते हैं वो क्या डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को सर्किट के अंदर डायरेक्शन में एज अ डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, मतलब कि हमने नहीं, ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट था आपका ऑर्स्टेड। कौन सा साइंटिस्ट था, ऑर्स्टेड। 1820 में इसने करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि इसी ने पहली बार किया था, इससे पहले भी कुछ लोगों ने ट्राई किया था, 1802 में भी ट्राई किया गया था, बट उस टाइम पर उनके क्लेम्स, उन पर्टिकुलर पर्संस के क्लेम्स को इतना ध्यान नहीं दिया गया। 1820 के अंदर जब ऑर्स्टेड ने दोबारा से आपका करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, तो उसने क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया और कैसे किया, एक्सपेरिमेंटली कैसे किया। तो उसने क्या, एक आपका सर्किट लिया, सर्किट के अंदर एक आर्म हम ले लेते हैं, इस आर्म को हमने ए बी आर्म मार्क कर दिया है, इट इज ए बी आर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपका करंट फ्लो कर रहा है, पूरे सर्किट के अंदर ही फ्लो कर रहा है, ए बी आर्म के अंदर भी फ्लो कर रहा है। इसके पास में क्या रखा, एक मैग्नेटिक कंपास रखा। मैग्नेटिक कंपास आप सभी को पता है, इसका मेजरली पहले काम क्या हुआ करता था, आपका नेविगेशन के टाइम पर डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए ये हमें हेल्प किया करता था। मतलब कि जो शिप्स में सेलर्स हुआ करते थे उनको काफी हेल्प किया करता था। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पिवोटल नीडल होती है। अब ये पिवोटल नीडल क्या होती है, कई बार ये डाउट किया जाता है दैट व्हाट इज पिवोटल नीडल। भाई पिवोटल नीडल क्या होती है, एक ऐसे नीडल, एक छोटी बारीक सी नीडल, एक ऐसे नीडल जो कि अपने एक्सिस के ऊपर क्या है, फ्री टू रोटेट है। जैसे कि अपनी वॉच होती है, वॉच के अंदर जो अपने हैंड्स होते हैं, आर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, वो सब क्या है, वो पिवोटल नीडल्स हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने एक्सिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये क्या है, वो फिक्स्ड नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी फिक्स नहीं है, ये भी क्या है, अपने एक पिवोटल नीडल है, मतलब कि अपने एक्सिस के ऊपर फ्री टू रोटेट है, या ये
अपनी पोजीशन से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, पोजीशन को चेंज कर लेती है। अब हमें मालूम है कि इसका ये जब कभी भी रेस्ट करती है तो ये नॉर्थ साउथ रेस्ट करती है, और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिवोटल निडल खुद एक मैग्नेट है। पिवोटल निडल क्या है? ये खुद भी एक मैग्नेट ही है। अब मान लीजिए हमारे पास में एक मैग्नेट है और हम चाहते हैं, हमने उसको कहीं एक प्लेन ऑफ पेपर में या प्लेन ऑफ टेबल में उसको प्लेस कर दिया, उसको रख दिया है, और अब हम ये चाहते हैं कि भाई उसको क्या है, वो अपनी पोजीशन से क्या है, डिस्प्लेस हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए विद सम फोर्स। तो ऑब्वियसली हमें एक बात मालूम है कि अगर हम उसके पास में एक और मैग्नेट लेकर के आते हैं तो या तो वो मैग्नेट उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस लगाती है या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास में एक पिवोटल निडल, सॉरी एक हमारे पास में क्या है, बार मैग्नेट है। ये हमारे पास में क्या है, एक प्लेन में, XY प्लेन में हमने क्या है, एक बार मैग्नेट को प्लेस करके रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ी छोटी बन गई ना बार मैग्नेट, थोड़ी सी लंबी बनाते हैं। सर ये तो बार मैग्नेट में बॉक्स लग रहा है, चलो भाई अब आपको ये बार मैग्नेट ही लग रही होगी, ठीक। तो इसका कुछ नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, मार्क होता है इसके ऊपर, नहीं भी मार्क होता है तो हम मार्क कर लेते हैं, वो हमें पता है कैसे मार्क करते हैं, थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये मैग्नेट क्या है, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसके पास में एक और मैग्नेट लेकर के आते हैं, एक और बार मैग्नेट, उसका भी नॉर्थ साउथ मार्क है, आपको दिख रहा होगा दोनों का नॉर्थ सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, फेस किए हुए। तो जब सेम पोल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसके ऊपर फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अगर हम इस फर्स्ट बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसके सामने सेकंड बार मैग्नेट का, मैं इनको नाम भी दे देता हूं, बार मैग्नेट 1, बार मैग्नेट 2, ठीक है, बार मैग्नेट 1, बार मैग्नेट 2। तो अगर मैं बार मैग्नेट 1 का नॉर्थ पोल उसके सामने बार मैग्नेट 2 का साउथ पोल रख देता हूं, तो हमें मालूम है कि नॉर्थ और साउथ अनलाइक पोल्स हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो केस नंबर 1 या केस नंबर 2, चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं चाहे वो रिपेल कर रहे हैं, बट हम अपनी बार मैग्नेट 1 को क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसके पास में एक और मैग्नेट ला करके रख देते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली हम वापस आते हैं कि इसका रिलेशन यहां पर क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में कैसे हमें हेल्प कर रहा है। तो देखिए कैसे हेल्प कर रहा है कि AB क्या है, कंडक्टर, एक कंडक्टिंग वायर हमें अच्छे से क्लियर है, वायर है, वायर कोई मैग्नेट तो नहीं भाई, वायर तो वायर होता है ना, वायर कोई मैग्नेट तो नहीं होती। मतलब कि इनिशियली तो हमारा वायर के लिए यही इंप्रेशन है कि भाई वायर क्या है, वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है, इसके थ्रू चार्जेस फ्लो करते हैं, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। बट जब कोई हमसे कहता है कि वायर एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, तो मतलब जब तक हम 10th क्लास में एटलीस्ट नहीं पहुंच जाते तब तक हमें क्या लगता है, काफी कंफ्यूजिंग सा लगता है कि भाई वायर मैग्नेट कैसे हो सकता है। बट ऐसा ही शायद एक्सपेरिमेंट्स होने से पहले, मतलब कि 1820 से पहले, ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट से पहले शायद सभी को ऐसा लगता होगा। लेकिन इसने, ऑयस्टर ने, इस पर्टिकुलर पर्सन ने 1820 में क्या एस्टेब्लिश किया, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, किसके बीच में, इसने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया इलेक्ट्रिसिटी के बीच एंड मैग्नेटिज्म के बीच एक रिलेशनशिप इसने एस्टेब्लिश किया। किसने किया, ऑयस्टर ने किया। कब किया, 1820 में किया। इससे पहले भी किया था लेकिन तब इतना ध्यान नहीं दिया गया उन लोगों की बातों पर। ऑयस्टर ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया, तो इसके बाद में क्या है, ये एस्टेब्लिश हो गया। चलिए अब इसने कैसे क्या बताया, इसने एक सर्किट लिया, सर्किट हमें दिख रहा है, सर्किट के अंदर हमारे पास में एक सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मार्क्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या लेते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ऑफ करंट हम सर्किट के अंदर नहीं लेते। चलिए अब AB, इस पूरे सर्किट में AB जो है इसको हमने मार्क करके रखा है, इस आर्म AB को, ये क्या है, ये भी कंडक्टिंग वायर है। इसके पास में हमने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या है, ध्यान से सुनते रहिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। क्या है मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या है, पिवोटल निडल है। पिवोटल निडल नॉर्थ साउथ में रेस्ट करती है हमेशा, ऑलवेज। अब ये जो पिवोटल निडल है जो कि अपने एक्सिस के ऊपर फ्री टू मूव है, फ्री टू रोटेट है, घूम सकती है, अगर इसको घुमाना चाहे तो ये घूम सकती है, फिक्स नहीं है। इसी का मतलब क्या है, पिवोटल निडल है।
ये नॉर्थ साउथ में रेस्ट क्यों करती है? क्योंकि ये खुद भी क्या है, एक मैग्नेट ही है। ये खुद भी क्या है, एक मैग्नेट है। अब अगर ये मैग्नेट, ये पिवोटल नीडल अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, लेफ्ट राइट किधर भी चेंज कर लेती है, तो इसका मतलब क्या है, इसके आसपास में क्या है, किसी दूसरी मैग्नेट की पॉसिबिलिटी है, बन जाती है। मतलब कि कोई एक और मैग्नेट इसके आसपास में, इसके आसपास के रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में, उस रीजन में एक और मैग्नेट प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां तो हमें क्या नजर आता है, एक सर्किट नजर आता है, एक करंट कैरिंग सर्किट नजर आता है, कोई मैग्नेट तो हमें यहाँ पर नजर नहीं आती है। तो जब हमें यहाँ पर मैग्नेट नजर नहीं आती, एक सर्किट नजर आता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है? तो यहीं पर ही क्या आता है, यहीं पर ही इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म का रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है कि एक्सपेरिमेंटली ऑर्स्टेड ने ये प्रूव किया कि जब कभी भी एक सर्किट के थ्रू करंट पास किया जाएगा तो वो करंट वो कंडक्टर, मतलब एक करंट कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास किया जाएगा तो उस कंडक्टर के आसपास, उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा। कब जनरेट हो जाएगा? जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, मतलब कि जब चार्जेस उस कंडक्टर के थ्रू मूव करेंगे। इसीलिए हमने क्या कहा कि स्टैटिक करंट या स्टैटिक चार्जेस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो जब कभी भी चार्जेस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेंगे, मतलब कि एक करंट जनरेट होगा, या कह सकते हैं करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो उसके पास में क्या जनरेट हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। और उस कंडक्टर के आसपास के रीजन में अगर कोई दूसरी मैग्नेट रखी होगी तो वो मैग्नेट अगर फ्री टू मूव होगी, अगर पिवोटल नीडल की तरह से होगी, तो वो मैग्नेट क्या करेगी, अपनी पोजीशन से, नॉर्थ साउथ की जो रेस्ट पोजीशन से, उससे क्या हो जाएगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस इस तरह से इसने क्या एस्टेब्लिश कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि ये कंडक्टिंग वायर के अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो गया, प्रोड्यूस हो गया, तो अब कितने भी दूर दूर तक रीजन में ये मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आपको फील होगा, नहीं। इसका कोई स्पेसिफिक क्या होगा, एक फील्ड होगा, एक रीजन होगा कि उस रीजन के अंदर ही आप इस मैग्नेटिज्म को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके बाहर अगर आप चले गए तो आपको ये एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। उस रीजन के अंदर अगर आप रहेंगे तो ही आपके ऊपर आपको ये मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, आप इसे फील कर पाएंगे। या कह सकते हैं उस रीजन के अंदर अगर ये पिवोटल नीडल रखी होगी तो ही ये डिफ्लेक्ट होगी। उस रीजन के अगर ये बाहर चली जाती है, अगर ये उस रीजन के कहां चली जाती है, यहां पर बाहर चली जाती है पिवोटल नीडल, तो यहां पर इसके ऊपर क्या नहीं होगा, यहां पर इसके ऊपर इस कंडक्टर के मैग्नेटिज्म का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये उस मैग्नेटिक फील्ड से, उस पर्टिकुलर रीजन से क्या जा चुकी है, बाहर जा चुकी है। किस मैग्नेटिक फील्ड से? जो मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट किया था, इस कंडक्टिंग वायर ने जनरेट किया था। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्स्टेड ने क्या है, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया कि जब कभी भी करंट पास होगा तो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। हालांकि क्लास 10th के अंदर हम इसको पढ़ के आए थे, 12th के अंदर हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। बट किसी भी चैप्टर को कभी भी आप इस तरह से डायरेक्टली शुरू मत करिए। अगर कोई भी चैप्टर आप लोग शुरू करते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स को, उसके लॉजिक्स, उसके फंडामेंटल्स को, जो पिछली जो जूनियर क्लासेस में हमने पढ़े थे, उनका एक रिकैप करना जरूर आपके लिए जरूरी होता है। उसको किए बिना आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसको रिकैप को करिए, वहां से बहुत से डाउट्स हमारे क्लियर होते हैं, वहां से हमारी रिवीजन होती है, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे हम शुरू करेंगे। ओके, बाय।